व्यवस्था में भागीदारी के संदर्भ में कार्यक्रम के बारे में बोलने की जिम्मेदारी हमको सौंपी गई है। मुझे लगता है कि इस पूरे बात को देखें तो कल से जो चर्चा हो रही है और आगे जो चर्चा होगी वो पूरा रेंज इसके तहत आता है। तो व्यवस्था में भागीदारी के मुद्दों को अगर देखने जाते हैं या व्यवस्था के लिए कार्यक्रम को देखने जाते हैं तो पहले तो कार्यक्रम शुरू होता है ज्ञान से ही, समझ से ही, क्योंकि मुख्य मुद्दा तो समझने का है। मुख्य मुद्दा जो है वो अस्तित्व की जो मूलभूत वास्तविकताएं हैं उसको समझने का है। और इस पर कल से काफ़ी सारी बातें हुई हैं, मैं उसको फिर से एक बार समअप कर देता हूँ ध्यान दिलाने की दृष्टि से। तो एक तो मूलभूत वास्तविकता है कि अस्तित्व सहअस्तित्व के रूप में नित्य वर्तमान है, इस बात को समझना। और इसमें ये बात कि ये नित्य वर्तमान है इस अर्थ में है ही, इसको बनाना नहीं है, इसको समझना है ना, और इसके अर्थ में जीना है। तो ये जो समझना है ये मुख्य मुद्दा है। तो जीने को अगर पहचानेंगे तो वहाँ से शुरू होता है। ये जो समझ है वो जीने की सबसे महत्वपूर्ण जगह है। और जब हम जीवन के संदर्भ में देखते हैं तो जीने की जो बात है उसमें निरंतरता की बात है। और वो निरंतरता जो है जीने में वो तो जीवन के स्तर पर ही होना है। तो देखेंगे तो वहाँ से बात शुरू होती है कि हम अस्तित्व को सहअस्तित्व के रूप में, है ना, और ये नित्य वर्तमान है इस रूप में देख पा रहे हैं कि नहीं। तो ये सबसे पहली मूलभूत वास्तविकता है। उसी को फैला कर देखें तो ये कहा है कि अस्तित्व सहअस्तित्व के रूप में नित्य वर्तमान है। सहअस्तित्व का जो स्वरूप है वो व्यापक में संपृक्त इकाइयों के रूप में है, जड़ चेतन इकाइयों के रूप में है। और उसको थोड़ा और फैलाएंगे तो इकाई शून्य के सहअस्तित्व में ऊर्जित है, ऊर्जा संपन्न है, क्रिया है। शून्य के सहअस्तित्व में नियंत्रित है, स्वयं में व्यवस्था है। और शून्य के सहअस्तित्व में दूसरे इकाई के साथ परस्परता को पहचानती है, निर्वाह करती है। इस अर्थ में स्वयं में व्यवस्था है और बड़ी व्यवस्था में भागीदार है, समग्र व्यवस्था में भागीदार है। इतना हमको दिख जाए तो व्यवस्था में जीने का जो सुदृढ़ता है वो हमारे अपने में बन जाती है। उसी का जो निष्कर्ष है, जो दूसरी मूलभूत वास्तविकता है जिसको आगे समझने की बात हम लोग अभी करेंगे, कि अब इस आधार पर देखते हैं तो ये पता लगता है कि हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है और समग्र व्यवस्था में भागीदार है। इस अर्थ में देखेंगे तो पूरी प्रकृति के हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है और समग्र व्यवस्था में भागीदार है। इस अर्थ में पूरी प्रकृति जो है व्यवस्था है। तो ये व्यवस्था है, हमको बनानी नहीं है। उस व्यवस्था के फलस्वरूप हम हैं। तो ये व्यवस्था को बनाने की बात नहीं है, व्यवस्था जो है उसको समझने की बात है और ये अर्थ में जीने की जो तत्परता है वो बनने की बात है। तो जो दूसरी मूलभूत वास्तविकता है वो ये है कि हमको ये दिख जाए कि अस्तित्व सहअस्तित्व के रूप में नित्य वर्तमान है और उसके फलस्वरूप पूरी प्रकृति व्यवस्था में है। पूरी प्रकृति व्यवस्था ही है। और इतना दिख जाता है तो उसके संदर्भ में जब मानव को देखते हैं तो ये पता लगता है कि मानव को भी व्यवस्था में होना ही स्वीकार है। और ये काम मनुष्य ज्ञानपूर्वक समझपूर्वक कर पाता है। तो ज्ञानपूर्वक व्यवस्था को समझता है तभी व्यवस्था में जीता है। और ऐसा जीने की स्वीकृति हर मानव में है ही। तो जब बात हम लोग ये कहते हैं कि हर बच्चा जो है वो जिज्ञासु है, तो हर बच्चा तो जानना ही चाहता है, सत्य को जानना चाहता है, व्यवस्था को जानना चाहता है, अस्तित्व को जानना चाहता है और उसके अर्थ में जीना चाहता है। तो उसकी स्वीकृति भी है, उसकी आवश्यकता भी है, उसकी संभावना भी है और उसके लिए अवसर भी है, क्योंकि प्रकृति व्यवस्था है। तो ये दूसरी बात हमको दिख जाए, ये दोनों बातें दिखती है तो उसके आधार पर जो तीसरी मूलभूत वास्तविकता है उसको हम देख पाते हैं। और तीसरी मूलभूत वास्तविकता यह है कि हर इकाई की व्यवस्था में भागीदारी है, समग्र व्यवस्था में भागीदारी है। इस अर्थ में हर इकाई का हर इकाई से संबंध है। तो ये जो तीसरी बात है संबंध की, उसको भी हम देख पाते हैं कि संबंध तो है ही और हर इकाई का हर इकाई के साथ संबंध है ही। मानव भी प्रकृति की एक इकाई है, उसका भी हर इकाई के साथ संबंध है।
तो इस बात को भी हम देख पाएँ कि हमारा हर इकाई के साथ संबंध है ना? और इसको बनाना नहीं है, इसको समझना है और इसके अर्थ में जीना है। तो ये तीसरी मूलभूत वास्तविकता हमको दिखाई पड़ जाए, ये आवश्यक है। इसी को थोड़ा फैला कर देखेंगे तो इस संबंध को पहचानना, उसको स्वीकारना, उसका निर्वाह करना और उभय तृप्ति को सुनिश्चित करना, ये हमारी मूलभूत आवश्यकता के रूप में दिखाई पड़ती है। उसको थोड़ा और फैलाएंगे तो दो भाग में देख सकते हैं कि मानव का मानव के साथ जो संबंध है उसको देख पाना, मानव का शेष प्रकृति के साथ जो संबंध है उसको देख पाना, मानव का मानव के साथ जो संबंध है उसमें न्यायपूर्वक जीने की जो बात है उसको देख पाना, उस अर्थ में न्यायपूर्वक जी पाना और उसी को फैलाएंगे तो अखंड समाज के अर्थ में जी पाना। और इसी प्रकार शेष प्रकृति के साथ जो संबंध है उसको नियम पूर्वक कार्य करते हुए सुनिश्चित कर पाना, ये हमारी एक मूलभूत वास्तविकता है। इसको हमको समझना है और इसके अर्थ में जीना है। तो मैं फिर से तीनों मूलभूत वास्तविकताओं को एक साथ रख देता हूँ कि एक तो सहअस्तित्व नित्य वर्तमान है, ये मूलभूत वास्तविकता है, ये हमको दिख जाए। दूसरा, पूरी प्रकृति व्यवस्था है, प्रकृति हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है, ये दिख जाए। इस अर्थ में मैं भी व्यवस्था में होना ही चाहता हूँ और मैं ज्ञानपूर्वक व्यवस्था में हो पाता हूँ, ये दिख जाए। तीसरा, मेरा हर इकाई के साथ संबंध है, मैं हर इकाई के साथ परस्परता में हूँ, पूरकता में हूँ, ये मुझे दिख जाए। इस अर्थ में ही मेरा जीना होता है, ये हमको दिख जाए। इतना दिख जाना मूलभूत बात है। तो इन तीनों को मिलाकर हम लोग ज्ञान कह रहे हैं कि ज्ञान हो जाने का मतलब ये है और ये हमारे जीने का आधारभूत जगह है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज्ञान के आधार पर जीना है एक बात है, ज्ञान में जीना है ना, ये एक बात है। तो अंततोगत्वा जिस हम निरंतर सुख की बात कर रहे हैं वो तो ज्ञान में जीने के आधार पर ही होगा, ऐसा मेरी स्वीकृति है। अनुभव तक तो अभी जाना है, लेकिन स्वीकृति यही है कि ज्ञान में ही जीते हुए हम निरंतर सुख को अपने में सुनिश्चित कर पाएंगे, अपने में उसको अनुभव कर पाएंगे। जो दूसरी बात है कि एक बार ज्ञान का काम हो गया, ये मूलभूत वास्तविकताएं हमको समझ में आ गई, तो उसके अर्थ में हम अपनी कल्पनाशीलता को फैला पाए। तो एक बार ये ज्ञान का काम हो गया, सहअस्तित्व हमको दिख गया, व्यवस्था दिख गई, व्यवस्था में भागीदारी दिख गई, उसके अर्थ में हम फिर अपनी कल्पनाशीलता को फैलाते हैं। तो कल्पनाशीलता का जो मुद्दा है अब वो इस व्यवस्था को समझने का, संबंध को समझने का और उस संबंध के अर्थ में हमारे जीने का स्वरूप क्या होगा, इसको फैलाने का। तो अब कल्पनाशीलता जो है हमारी इस अर्थ में फैलेगी कि ये जो तीन मूलभूत वास्तविकताएं हैं, सहअस्तित्व, व्यवस्था और संबंध, इसके अर्थ में हमारे जीने का स्वरूप क्या होगा। ठीक, इसको फैलाते हैं तो अस्तित्व सहअस्तित्व के रूप में नित्य वर्तमान है, उसके लिए तो हमको कुछ करना नहीं है, वो तो है, वो तो सिर्फ अनुभव की वस्तु है। जो करने का काम है जीने के संदर्भ में देखेंगे तो दो चीज़ें हैं, एक तो व्यवस्था पूर्वक जीना और एक संबंध पूर्वक जीना। तो संबंध पूर्वक जीने के क्रम में हमारे जीने का स्वरूप क्या होगा ये बात, व्यवस्था पूर्वक जीने के क्रम में है ना हमारे जीने का स्वरूप क्या होगा ये एक बात। ये दो बातों पर अपनी कल्पनाशीलता को फैलाने की बात है। तो ये जो कल्पनाशीलता को हम फैलाते हैं, और जैसा थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इंगित किया था और पिछले 1.5 दिन में काफ़ी बात इस पर विस्तार से हो गई है कि जब हम अपनी कल्पनाशीलता को संबंध के अर्थ में फैलाते हैं तो मानव के साथ न्यायपूर्वक जीने की जो बात है उसके अर्थ में हम फैलाते हैं। और उसमें जो एक महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि जब हम मानव के साथ जीने की बात करते हैं तो उसमें प्रधानता भाव की है। जब शेष प्रकृति के साथ जीने जाते हैं जिसको हम कार्य कह रहे हैं तो प्रधानता भौतिक रासायनिक वस्तु की है। तो ये प्रमुख बात है जो हमको ध्यान में रहनी चाहिए। ऐसे भी अगर हम मनुष्य को जड़ और चैतन्य के सहअस्तित्व के रूप में समझ पाते हैं तो चैतन्य का जो महत्व है उसके संदर्भ में जो ज्ञान का महत्व है, उसके संदर्भ में जो भाव का महत्व है वो हमको स्पष्ट होता है ना। तो हम ये देख पाते हैं कि मानव के साथ जो जीना है वो भाव प्रधान है। तो मूल्यों की जब बात कर रहे हैं तो भावों की बात कर रहे हैं।
जब चैतन्य के साथ, मानव के साथ जीने की बात कर रहे हैं तो उसको देखते हैं। तो मानव के साथ परस्परता में जो संबंध है वो है ही, इस बात को देख पाना, उसको स्वीकार पाना, उस संबंध में जो भाव निहित हैं उसको समझ पाना, उस समझ के आधार पर उन भावों का हमारे में निश्चित हो जाना, उसकी निरंतरता होना, और उस निरंतरता के अर्थ में फिर आगे चलकर देखेंगे जब व्यवहार की बात, तो उसका निर्वाह करना। लेकिन ये बात मैं आगे भी इंगित करूंगा कि ये जो निर्वाह करना है ये इसमें सामयिकता है, समय समय पर आवश्यकता अनुसार हम निर्वाह करते हैं, लेकिन ये जो भाव का होना है उसमें निरंतरता है। तो ये जो भाव पक्ष है वो भाव पक्ष में निरंतरता हो, ये मुख्य बात है। उस निरंतरता के साथ आवश्यकता अनुसार हम परस्परता में निर्वाह करते हैं। ये जो बाहर हम निर्वाह करते हैं वो सामयिक है, हमारे में जो भाव है वो निरंतर है। और इस भाव के संदर्भ में देखेंगे तो ये भाव अभी तक हमारे साथ जो हुआ है या आगे जो होगा उन घटनाओं पर आधारित नहीं है। ये भाव जो है हमारे में जो संबंध स्पष्ट हुआ है, दिखा है, उसकी स्वीकृति बनी है ना, और उसमें जो परस्परता में जीने का जो स्वरूप बनता है उसकी स्पष्टता के आधार पर ये भाव बना है। तो भाव का आधार घटनाएं नहीं है, आपने हमारे साथ कैसे जिया, हमारे माता पिता ने कैसे जिया, अगर उतना ही आधार होगा भाव बनने का तो उसकी निरंतरता होना मुश्किल है। ये तो बनेगा ज्ञान से ही, समझ से ही, है ना। तो उसके समझ के आधार पर भाव है, उस भाव की निरंतरता है, उस भाव की निरंतरता के साथ हम अपने में आराम में रहते हैं, अपने में सुखी रहते हैं, तृप्त रहते हैं, और जब भी हम परस्परता में जीते हैं तो उन भावों के साथ जीते हैं। तो ये जो भाव का पक्ष है, विचार का पक्ष है, वो संबंध की स्वीकृति, संबंध की समझ, उसके आधार पर संबंध में जो भाव हैं उसकी स्पष्टता, उस स्पष्टता के साथ उस भाव की अपने में निरंतरता, है ना। और एक बार ये भाव की निरंतरता हो जाए तो उसको मैं परस्परता में कैसे व्यक्त करूँगा, इसके अर्थ में विचार, है ना। और फिर परस्परता में व्यक्त करते समय मेरा व्यवहार का स्वरूप क्या होगा, इसकी आशा, है ना? ये सारा काम हम फिर करते हैं। इसी तरह से मनुष्य के अलावा जो शेष प्रकृति है उसके साथ हमारा परस्परता में भाव क्या होगा, है ना, उसका हम कैसे व्यक्त करेंगे परस्परता में, है ना, उसकी स्पष्टता, ये हमारे लिए कल्पनाशीलता का मुद्दा है। और इस मुद्दे को अगर फैला कर देखेंगे तो उसको हम परिवार से शुरू करके विश्व परिवार तक फैला कर देखते हैं। तो संबंध को जब हम फैलाते हैं परिवार से विश्व परिवार तक तो उसको अखंड समाज के रूप में पहचान पाते हैं। उसी तरह से व्यवस्था को जब फैलाते हैं तो सार्वभौम व्यवस्था के रूप में देख पाते हैं। तो इसमें देखेंगे तो फिर अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में न्यायपूर्वक, नियमपूर्वक, व्यवस्थापूर्वक जीने का विस्तार कैसा होगा, स्वरूप कैसा होगा, उसको हम अपने भाव और विचार में ठीक ठीक फैला पाते हैं। किसके आधार पर? समझ के आधार पर, है ना। तो ये दूसरा जीने की जगह है। तो पहला जीने की जगह है ज्ञान, समझ, दूसरा जीने की जगह है समाधान, है ना। ये जो कल्पनाशीलता में संबंध और व्यवस्था पूर्वक जीने को हमने देखा और फैलाया, तो मुख्य तो जीने की ये दो जगह है, ज्ञान और समाधान, और ये दोनों ही जीवनगत बातें हैं। और निरंतर सुखपूर्वक जीने की आवश्यकता को पहचानेंगे तो जीवन के स्तर पर ही है, ये बात तो सबको स्पष्ट ही है, कल से कई बार ध्यान दिलाया गया है। और ये जो आवश्यकता है निरंतर सुखपूर्वक जीने की वो ज्ञान और समाधान पूर्वक पूरी होती है, ये बात भी बार बार हम लोग को ध्यान में लाई गई है ना। तो मैं उसको इस बात से जोड़कर देखना चाहता हूँ कि ये जो जीने का मुद्दा है वो वही है, ज्ञान के स्तर पर जीना और समाधान के स्तर पर जीना, इसके आधार पर जीते हुए निरंतर जो सुख, शांति, संतोष, आनंद, है ना, और फिर परमानंद की बात है उसको सुनिश्चित करना, इतनी जगह है जीने की प्रमुख रूप से, ठीक है। तो ज्ञान में जीना और समाधान में जीना, ये दो हमारे जीने की जगह है। और इसमें मैं ये बात फिर से ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि ये करने का मुद्दा नहीं है, है ना।
करने का मुद्दा तो अभी आगे आएगा, जब व्यवहार के बारे में बात करेंगे, कार्य के बारे में बात करेंगे तो करने का मुद्दा आएगा। ये तो अपने में दिखने का मुद्दा है, अपने में होने का मुद्दा है ना? तो ये दो हमारी मुख्य जगह है जीने की। और अगर हमको ये दिख जाए कि अस्तित्व सस्तित्व के रूप में नित्य वर्तमान है, प्रकृति व्यवस्था में है और हर इकाई का हर इकाई से संबंध है ना, तो ये दिख जाना और इसके अर्थ में ही अपनी कल्पनाशीलता का फैल जाना, ये दोनों हमारे निरंतर सुखी होने का आधार है। तो इन दो आधार पर हम निरंतर सुखी रह सकते हैं। तो ये जो व्यवस्था के लिए कार्यक्रम की बात हुई, तो मुझे लगता है कि यही मुख्य कार्यक्रम है। व्यवस्था के लिए जो मुख्य कार्यक्रम है वो यही है कि हम में से एक एक व्यक्ति का शिक्षा संस्कार पूर्वक हम इस जगह पर पहुंच पाएँ कि हमको ये तीन मूलभूत वास्तविकताओं का ज्ञान हो जाए। उसके अर्थ में हमारा संबंध और व्यवस्था पूर्वक जीने का विचार चलने लगे। इस अर्थ में हम निरंतर सुखी हो जाएं, है ना। यही मुख्य कार्यक्रम है व्यवस्था के लिए। और इस पर कल से आज तक बहुत बातें हो गई हैं, तो सबने हमारा सहयोग कर दिया, इसलिए हमको उसको और फैलाने की जरूरत नहीं। तो ये दो चीज़ें हम लोग पहचानें कि ज्ञान के स्तर पर जीना और समाधान के स्तर पर जीना, और यही जीने का वास्तविक जगह है। क्योंकि जीवन की आवश्यकता है निरंतर सुख, है ना, और वो जीवन के स्तर पर पूरी होगी, है ना। और जीवन के स्तर पर तो ये दो काम होना है, ज्ञान का और समाधान का। ऐसा हो जाता है तो उसका प्रतिफल है बाकी, ठीक है। कि अगर हमको न्याय स्पष्ट हो गया, संबंध स्वीकृत हो गया, संबंध में न्याय स्पष्ट हो गया, तो हम व्यवहार कैसा करेंगे? तो न्यायपूर्वक करेंगे। तो तो न्यायपूर्वक व्यवहार करेंगे, ऐसा करना ही बनता है, ठीक। और कितना फैल के करेंगे? तो परिवार से शुरू करेंगे, जो हमारे इमीडिएट है ना, हमारे साथ हैं, उनके साथ शुरू करेंगे, और जितना फैल सकेंगे उतना फैल कर जिएंगे। तो वो भी एक सहज प्रक्रिया है कि परिवार में न्याय से शुरू करके परिवार समूह, ग्राम, है ना, ग्राम समूह से होते हुए विश्व परिवार तक हम न्यायपूर्वक जीने का काम करेंगे। लेकिन वो हमारा सहज वैभव है, ठीक है। तो प्रतिफल है। तो ऐसा नहीं है कि मैं संबंध पूर्वक जीकर सुखी होता हूँ। मैं संबंध को स्वीकार कर उसमें जो भाव है उसको अपने में सुनिश्चित करके अपने में सुखी रहता हूँ, सुखपूर्वक संबंध में जीता हूँ, है ना। तो ये हमारा वैभव है, संबंध पूर्वक जीना। और ये वैभव को मैं देखूंगा तो पूरे विश्व परिवार तक फैलकर जीना चाहता हूँ। तो ये मेरी सहजता है, ये मेरा वैभव है। इसी तरह से शेष प्रकृति के साथ जीने जाएंगे तो उसके साथ नियमपूर्ण कार्य करेंगे। और जैसा मैंने कहा कि जब हम मनुष्य के साथ जीने जाते हैं तो भाव प्रधानता है ना, तो भाव का आदान प्रदान उसमें प्रमुख बात है। जब शेष प्रकृति के साथ जीने जाते हैं तो भौतिक रासायनिक वस्तुओं की प्रधानता है। तो जब हम शेष प्रकृति के साथ जीने जाते हैं तो पेड़ के साथ भाव पक्ष तो हमारे में है, लेकिन निर्वाह करने जाएंगे तो उसको उर्वरकता उपलब्ध कराएंगे, है ना, पानी उपलब्ध कराएंगे, है ना, जो भी आवश्यक उसके पोषण के लिए है ना, वृद्धि के लिए है, उसको उपलब्ध कराएंगे। तो इस रूप में हम उसको देख पाते हैं। और इसको भी आप देखेंगे तो आप फैल कर उसको करना चाहते हैं। तो जो आपका इमीडिएट प्रकृति है आपके आसपास, है ना, उतने से शुरू करके उसको फैल कर करना चाहते हैं। इसी तरह से फिर व्यवस्था में भागीदारी की बात है कि व्यवस्था के पांचों आयाम में हम भागीदारी करेंगे ही, है ना। तो ऐसा क्रम बनता है कि हम वैभव के रूप में व्यवहार, कार्य और व्यवस्था में भागीदारी करते हैं। ये जो व्यवस्था में भागीदारी वाली भाग है उसको अगर देखें, और जैसा अपेक्षा था कि व्यवस्था के लिए कार्यक्रम की बात करें तो वो इसी संदर्भ में थी, ऐसा मुझे अनुमान है। तो उसके बारे में थोड़ी सी बात कह देता हूँ। तो सबसे पहला स्टेप तो व्यवस्था में भागीदारी की दृष्टि से अगर देखने जाएं तो पहला स्टेप तो स्वायत्त मानव का होना है। तो उसमें जो ज्ञान और समाधान की बात थी हम लोगों ने किया, उसके साथ उसका व्यवहार में सामाजिक होना और व्यवसाय में स्वावलंबी होना, है ना, इस अर्थ में न्याय और नियम पूर्वक जी पाना, ये मूलभूत ज़रूरत है। तो व्यवस्था के लिए जब हम काम करने जाते हैं तो यहाँ से शुरू करते हैं, स्वायत्त मानव से। अगला स्टेप जो होगा, ऐसे स्वायत्त मानव, है ना, परिवार में जीते हुए समाधान पूर्वक, संबंध पूर्वक समृद्धि को सुनिश्चित करेंगे, है ना, ये अगला स्टेप है। तो अपनी आवश्यकता को पहचानेंगे, परिवार की आवश्यकता को पहचानेंगे, श्रम पूर्वक उससे अधिक उत्पादन करेंगे और इस अर्थ में समृद्ध रहेंगे, है ना। समृद्धि के तहत अपनी आवश्यकता को पूरा करेंगे, शेष को जो है संबंध और व्यवस्था के अर्थ में अर्पित करेंगे।
ऐसा परिवार मानव और मानव परिवार। जब परिवार मानव कह रहे हैं तो ऐसा मानव जो परिवार में इसको प्रमाणित कर रहा है समाधान समृद्धि को। ऐसा परिवार जब हम मानव परिवार कह रहे हैं तो ऐसा परिवार जो समाधान समृद्धि पूर्वक जी रहा है। तो ये दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप जो है मानव समाज का है, जिसमें ऐसे परिवार जो समाधान समृद्धि पूर्वक जी रहे हैं वो परस्परता में विश्वास पूर्वक अभय पूर्वक है ना जी पाते हैं। इसको हम समाज मानव के रूप में पहचान मतलब मानव समाज के रूप में पहचान रहे हैं, और ऐसे जो मानव हैं उनको हम समाज मानव के रूप में पहचान रहे हैं। तो ये तीसरा स्टेप है। चौथा स्टेप जो है व्यवस्था का है, तो मानव व्यवस्था का या मानवीय व्यवस्था का स्टेप है, जिसमें हम इन पांचों आयाम को पूरा करते हैं, है ना। शिक्षा संस्कार से लेकर, जिसके बारे में बहुत चर्चा हो गई है ना, आप सबको ध्यान में ही है। इसमें जो बात तीसरी बात जो प्रमुख है वो ये है कि जहाँ हम हैं वहाँ से इस तक जाने के लिए क्या करना है। ठीक, उसमें भी मैं इतना ही इंगित करना चाहता हूँ कि ये जो बात है ना, उसको कल मैं किसी से कह रहा था कि ये बूट स्टेपिंग की प्रॉब्लम है। जो जूता पहनकर आप खड़े हैं, उस जूते के फीते से अपने को उठाना जो है ना, ये ऐसा काम है। आसान है कि कठिन है? बहुत कठिन है ना। तो क्या कठिनाई है इसमें? कठिनाई है कि ये जो पूरी व्यवस्था कहें, सिस्टम कहें, व्यवस्था कहना ठीक नहीं, सिस्टम कहें, ये जो सिस्टम चल रहा है हम उसी में हैं। इस सिस्टम की अपनी मान्यता है, इस सिस्टम का अपना लक्ष्य है, सिस्टम का अपना कार्यक्रम है, तो उसके तहत चीज़ें चल रही हैं और इतना सारा कुछ इंतजाम हो गया है। उससे भी ज़्यादा गंभीर बात यह है कि ये जो मान्यताएं हैं वो हमारे अंदर आ गई हैं, तो हमारे संस्कार का भाग बन गई, इसलिए वो ज़्यादा प्रभावित करती है। अगर हमारे संस्कार का भाग ना बने तो इस सिस्टम में कोई बहुत ऐसा दबाव भी है नहीं। अगर ठीक से देखेंगे ध्यान से तो आज के दिन कोई ऐसा आपको सूली चढ़ा नहीं रहा है ना। अगर आप ठीक से जीने जाए तो कोई बहुत बाधा नहीं है और बहुत स्पेस है मतलब। लेकिन तकलीफ उसमें यह है कि वो मान्यता हमारे अंदर भी आ गई है। तो इसलिए अभी ध्यान से देखते हैं तो ये पता लगता है कि मुख्य काम तो वहाँ होना है कि ये जो मान्यता हमारे अंदर आ गई है उसको हम शिक्षा संस्कार पूर्वक, पहले जो ज्ञान और समाधान की बात है उसके साथ अगर ठीक कर सके तो इस सिस्टम में भी पर्याप्त स्कोप है, पर्याप्त कुछ किया जा सकता है। उसके दृष्टि से देखें तो अभी पिछले सत्र में जो बात हो रही थी कि शिक्षा संस्कार वाले काम को से शुरू किया जा सकता है ना, उसके लिए पर्याप्त स्कोप है आज के दिन। शिक्षा संस्कार वाले काम को करने जाएंगे तो उसके लिए लोक शिक्षा जरूरी है। ये बात भी अभी इंगित की गई थी कि जो अभिभावक हैं, जो शिक्षक हैं, जो नीति निर्धारक हैं शिक्षा के, उनके साथ अगर लोक शिक्षा का काम हो जाए, उनके ध्यान में ये बात आ जाए, है ना, तो उनके माध्यम से फिर शिक्षा संस्कार में इस बात को लाया जा सकता है। शिक्षा संस्कार में आ जाए और हमारा संस्कार ये जो मान्यताएं हैं उससे एक बार मुक्त हो जाए तो इस सिस्टम में पर्याप्त स्कोप है कि हम सार्थकता के लिए अपने सारी चीज़ों को प्लान कर सकते हैं, सोच सकते हैं, कर सकते हैं। तो पहला स्टेप तो हमको ये लगता है। ये हो जाए तो अगला स्टेप है न्याय वाला, कि एक बार हमको समझ में आ गया, सही दिख गया, तो न्यायपूर्वक जीने में बहुत बाधा नहीं है, हम लोग जी सकते हैं न्यायपूर्वक, है ना, क्योंकि सब लोग उसको स्वीकारे हैं। ये बात भी पिछले सत्र में आई थी, है ना। सुरक्षा वाले में थोड़ा ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होगी, लेकिन न्याय वाले पक्ष पर तो काम हो ही सकता है। ये दोनों हो जाए तो फिर स्वास्थ्य संयम का काम हो सकता है, क्योंकि आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए काम करें, अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए काम करें, इसमें मुझे लगता नहीं है कि सिस्टम बहुत बाधा होने वाला है ना। तो तीसरा काम ये हो सकता है। चौथा काम ये हो सकता है कि उत्पादन कार्य के काम को हम शुरू कर सकते हैं, लेकिन उत्पादन कार्य में दो प्रमुख बातें मुझे ध्यान में आती हैं। एक तो ये कि पहले हम सदुपयोग वाले भाग को सुनिश्चित कर सकें, फिर संरक्षण वाले भाग को सुनिश्चित कर सकें, और इससे काफ़ी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी ना। लास्ट में जो बचता है वो फिर संवर्धन का है, उसके लिए धीरे धीरे अपनी तैयारी करें, है ना। और चौथी बात जो विनिमय कोष की है कि विनिमय कोष की जगह पर काम हो सकता है ना। मुझे लगता है कि ये पहले 3 जगह पर अगर काम हो जाए, है ना, शिक्षा संस्कार के साथ न्याय पर, है ना, उसके साथ जो है स्वास्थ्य संयम पर, और फिर उत्पादन कार्य पर, तो विनिमय का काम आसान हो जाएगा। बल्कि मुझे तो ये लगता है कि फिर विनिमय से ज़्यादा वितरण का काम होगा, है ना। क्योंकि संबंध जब तक नहीं है तब तक विनिमय बहुत केंद्र में रहता है, संबंध के साथ तो हम वितरण ही करते हैं, है ना। ये बात भी आप लोग के ध्यान में है ही ना, आप सब लोग अध्ययन से गुजर चुके हैं तो ये आपको पता ही है। तो मुझे लगता है कि इतना काम हमको करना है, और जैसा मैंने कहा कि इसके लिए तो महीनों बैठने की ज़रूरत है।
तो अच्छी बात है, धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना।